हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज। आज के इस वीडियो लेसन्स के माध्यम से क्लास 12 के एक नए टॉपिक का आगाज करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हम लोग कुछ दिन पहले हेल्थ और डिजीज वाले सेक्शन को कवर किया है। उसी यूनिट में बीमारी के बाद दो तीन छोटे छोटे सेगमेंट और जोड़े गए हैं। आज की जिस सेगमेंट की हम बात करने जा रहे हैं वो सेगमेंट है स्ट्रैटेजीज फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। यानी कि जो हमारा फूड का प्रोडक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अच्छे मात्रा में हो सके, सही न्यूट्रिशन के साथ हो सके, इसके लेके किस तरीके की कार्य नीति हम अपना सकते हैं, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना सकते हैं, उसी के बारे में आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी क्लास 12 के तीसरे यूनिट जो बायो के हैं, उस तीसरे यूनिट में आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजीज के बारे में, उस कार्य नीति के बारे में जिसके माध्यम से हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत छोटा तथ्य आपको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले, जो हरित क्रांति के पहले भारत की जो खाद्य नीति थी और जिस तरीके से हम फसल को उपजा पा रहे थे, वो हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम थे। लेकिन एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में जब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन विकसित हुआ, हरित क्रांति आया, उसके बाद से कृषि में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होता है और वहीं से हम एक स्ट्रैटेजी, एक कार्य नीति बनाते हैं जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन कर सके, जिसकी गुणवत्ता अच्छी हो, जो बीमारी के प्रति प्रतिरोधक हो और जो आपको सही मात्रा में पोषण दे सके। इस नीति के लिए हम लोग ये यूनिट शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे हम जैविक रूपरेखा देखेंगे, वैश्विक खाद्य सुरक्षा का ब्लूप्रिंट समझेंगे, जहाँ पे कृषि और जीव विज्ञान का संगम होगा और ये जो संगम है एग्रीकल्चर और बायोलॉजी मिलके दुनिया के पूरे, इनफैक्ट अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संपूर्ण आबादी को आहार प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन के साथ प्रोवाइड करेंगे और सही मात्रा में पोषण दे के उनके जीवन को और हम उन्नत बनाएंगे। तो इस कड़ी में आज के क्लास में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए एक बार फिर से समझते हैं कि ये जो चुनौती है, बढ़ती आबादी और छिपी हुई भूख, यानी जिस तरीके से जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, आप बहुत हद तक अवगत होंगे भारत के पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को लेके। दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। इस व्यवस्था के साथ और इस रफ्तार के साथ भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और दुनिया का लगभग 16% आबादी जो है भारत में रहती है। इतने बड़े पॉपुलेशन के हंगर को मिटाना और उनके भूख की और उनकी छिपी हुई भूख की चुनौतियों को निपटाना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। और इसीलिए इस चैप्टर के माध्यम से वो सभी कार्यनीति की चर्चा होगी जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही मात्रा में भूख को हटा के पोषण की भरपाई कर सके। तो चुनौती क्या है भाई? तो बढ़ती हुई आबादी हुई है और छिपी हुई भूख है। अगर हम वैश्विक संकट के बारे में बात करें, एक बहुत इंट्रोडक्टरी छोटा सा पार्ट, तो देखेंगे कि दुनिया में लगभग 3 अरब से अधिक लोग हैं जो कुपोषण का शिकार हैं, जिनको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। छिपी हुई भूख के संदर्भ में समझ सकते हैं कि हमारे वो सभी के सभी पोषक तत्व जो प्रोटीन और विटामिन हो सकते हैं, उसकी भारी मात्रा में हमारे आहार में कमी देखने को मिल रही है। अगर हम समाधान देखें तो जीव विज्ञान के पास ये समाधान है और जीव विज्ञान जो है ये समाधान पशुपालन विज्ञान के साथ, कृषि विज्ञान के साथ मिलके किस तरीके से डेवलप करता है, वही इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। यानी अभी तक जो बातें आप समझ में आपको आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि हम लोग क्लास 12 के बायो के, 12th क्लास के बायो के तीसरे यूनिट में कृषि उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार के लिए कौन कौन सी कार्यनीति या कौन कौन सा हम साइंटिफिक अप्रोच लगा सकते हैं, उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आपको 4 मुख्य चीजें मिलेंगी। 4 मुख्य चीजें इस चैप्टर के माध्यम से आपको मिलनी है और वो 4 चैप्टर पे ही, ये 4 टॉपिक पे ही ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है केंद्रित है। यानी हम बात करेंगे पशुपालन के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, जहां हम मवेशियों के पालन, साइंटिफिक पालन, कुक्कुट का प्रबंधन, मत्स्य पालन, शहद का उत्पादन, ऐसे बहुत सारे तकनीक का प्रयोग करके जानवरों के उन्नत से उन्नत नस्ल की प्राप्ति करेंगे, गुणवत्ता में सुधार करेंगे और दुनिया की भूख को मिटाने के लिए भरपूर मात्रा में पोषण की व्यवस्था करेंगे। अगर हम दूसरे संदर्भ में देखें तो जानवरों के साथ साथ पौधे भी हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। इनका प्रयोग करेंगे, उन्नत क्वालिटी के बीज उत्पन्न करेंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व पाया जाए, ऐसा हम फसल उगाएंगे और वो फसल जो है बीमारी के प्रति प्रतिरोधक हो, स्वयं जो है इतना डेवलप हो, इतना उन्नत हो कि सही समय पे सही पैदावार विकसित कर सके। अगर हम तीसरे संदर्भ में देखें अगर इस चैप्टर का, तो वहाँ पे हम बात करेंगे ऊतकों के संवर्धन के बारे में, टिश्यू कल्चर के बारे में, जो एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जहाँ एक छोटे से छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म घटक से हम बड़ा से बड़ा पौधा या उसके संबंधित बीज विकसित कर सकते हैं। और चौथे घटक में हम लोग पढ़ेंगे एकल कोशिका प्रोटीन के बारे में। ये सभी हम लोग अलग अलग दिन के लिए स्लॉट होगा। आज के दिन हम लोग जो है खाद्य उत्पादन के लिए जो 4 प्रमुख आधार स्तंभ हैं, उसमें पहले आधार स्तंभ की बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। यानी पशुओं को हमें पालना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ पालना है, ज़्यादा से ज़्यादा सही देखरेख, सही मैनेजमेंट के साथ ऐसा उनकी व्यवस्था रखनी है कि हमें ज़्यादा मात्रा में हमारी इकोनॉमी जो है बूम करे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है प्राप्ति हो, गुणवत्ता जो है वो बहुत हाई टॉप क्लास की हो, उन्नत क्वालिटी की हो। तो ये जो चैप्टर है, अब हमारे बच्चे ये जरूर समझ गए होंगे कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो है कृषि विज्ञान में एक तरीके से बायोलॉजी के अपने एप्लीकेशन को जोड़ते हुए हम लोग एनिमल हस्बेंड्री पढ़ने जा रहे हैं, पशुपालन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इन पशुओं को पालने के पीछे हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं। उसी उद्देश्य में से एक उद्देश्य का मैंने जिक्र किया कि इकोनॉमी हमें अपनी बढ़ानी है, गुणवत्ता में हमें सुधार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व हमें प्राप्त करने हैं और ऐसी व्यवस्था करनी है कि हम दुनिया के देश के भूख को मिटा सके, कुपोषण को भगा सके। तो इसी पर्पज से हम जो है एनिमल हस्बेंड्री करने जाएंगे। और जब हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे, जानवरों के पालन की बात करेंगे, पशुपालन की बात करेंगे, तो जो सबसे पहला साइंटिफिक कंसेप्ट जो आपके सिलेबस से जोड़ के आता है, वो आता है कि हम पशु प्रजनन की कौन सी तकनीक अपनाएंगे जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता प्राप्त कर सकें। तो जो सही मायने में अभी जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है, वो शिफ्ट हो रहा है आपके इस टॉपिक पे, जिसे हम कहेंगे एनिमल ब्रीडिंग, पशुपालन का एक महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ पे हमें उन्नत से उन्नत नस्ल की प्राप्ति करनी है। यानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पशु प्रजनन के बारे में। नाम से ही लग रहा है एनिमल की ब्रीडिंग कर रहे हैं, यानी हम क्या करने जा रहे हैं भाई, उन्नत नस्ल के जानवर विकसित करने जा रहे हैं। हम लोग को उन्नत नस्ल के जानवर को विकसित करना है। इसी पर्पज से हम लोग ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को लेके चल रहे हैं। उन्नत नस्ल की प्राप्ति करनी है और इसीलिए हम लोग एनिमल ब्रीडिंग करने जा रहे हैं। अगर आपसे कोई सिंपल एक डेफिनेशन पूछे पशु प्रजनन से, आप क्या समझते हैं, एनिमल ब्रीडिंग क्या है, तो आप कहेंगे कि पशुपालन विज्ञान की एक शाखा है और इस शाखा के अंतर्गत हम पशुओं के उन्नत नस्ल की प्राप्ति करते हैं। अब ये जो पशुओं की जो उन्नत नस्ल की प्राप्ति की जाती है, इसमें उद्देश्य ये भी रहता है कि अपनी इकोनॉमी जो है, अपना जो आर्थिक महत्व है, उसको हम लोग तवज्जो दें, इसको हम बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पे विकसित करें। हमें जो है वो गुणवत्ता जो है एग्जिस्ट कर रही है, उसमें सुधार चाहिए। मतलब हमें थोड़ा सा उन्नत क्वालिटी जो है विकसित करनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा एडवांस वर्जन विकसित करना होगा। हमें जो है सही मात्रा में पोषक तत्व मिल जाए, तो ये ध्यान भी हमको रखना है। तो इन सभी की पर्पस को ध्यान में रख के हम पशु प्रजनन करते हैं। और बिहार बोर्ड में क्लास 12 के बायो में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से लगभग हर साल आता है कि पशु प्रजनन की प्रमुख विधियों का उल्लेख करें। और वहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिर्फ 2 तकनीक के बारे में। एनिमल ब्रीडिंग के लिए यानी पशु प्रजनन के लिए हम लोग 2 मुख्य तकनीक की बात करते हैं। एक तकनीक को हम लोग बोलते हैं इन ब्रीडिंग, एक को हम लोग बोलते हैं इन ब्रीडिंग और दूसरे को बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। आपको इन्हीं 2 पे पहले फोकस करना है। आप पढ़ रहे हैं पशुपालन के बारे में, आप पढ़ रहे हैं पशु प्रजनन के बारे में। और पशु प्रजनन के बारे में आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसमें आपको पहले पढ़ना है अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन सबसे पहले पढ़ना है। तो हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं अंतः
प्रजनन यानी इन ब्रीडिंग, और दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं आउट ब्रीडिंग, यानी एक तरीके से बाह्य प्रजनन या बहिः प्रजनन कहेंगे। तो ये जो दो टॉपिक हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो एनिमल ब्रीडिंग का जो है मुख्य आधार है। तो इसमें जो सवाल आते हैं वो क्या आते हैं? सवाल आते हैं इन ब्रीडिंग क्या है, अंतः प्रजनन क्या है। तो आपको नाम से ही लग रहा है इन ब्रीडिंग, जब हम दो समान नस्ल के जानवरों के मध्य क्या कर रहे हैं भाई, दो समान नस्ल के जानवरों के मध्य ब्रीडिंग कराते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इन ब्रीडिंग। दो समान नस्ल के जानवर के मध्य आप ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो इसी को हम बोलेंगे इन ब्रीडिंग। कंडीशन ये रहेगा कि वैसे जानवर जिनके पूर्वज जो है ना वो 4 से 6 पीढ़ी तक एक हों। ध्यान से सुनिएगा, अंतः प्रजनन की बात हो रही है जिसे आप इन ब्रीडिंग भी कहते हैं। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है इन ब्रीडिंग क्या है, तो आपको कहना है कि जब हम दो समान नस्ल के पशु को लेते हैं और उनके मध्य में जब हम क्रॉस कराते हैं तो साथ में ये भी देखते हैं कि उनके जो पूर्वज होंगे वो 4 से 6 पीढ़ी तक एक समान हो। अगर ऐसी व्यवस्था विकसित होती है तो इसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं इन ब्रीडिंग। एक समान पूर्वज रहेंगे, 4 से 6 पीढ़ी तक समान नस्ल के जानवरों के बीच क्रॉस कराएंगे तो यह कहलाएगा अंतः प्रजनन यानी इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग को लेके 2-3 कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप समान नस्ल के जानवरों के मध्य क्रॉस कराएंगे तो क्या प्रदर्शित होगा। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अगर नस्ल समान है तो इनसे जो युग्मक प्राप्त होगा उसको हम लोग कहते हैं ये होमोजाइगोसिटी, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं समयुग्मता को प्रदर्शित करेगा। मतलब वैसे जो भी पीढ़ियां उत्पन्न होंगी नस्लों की जानवरों की वो समयुग्मक होंगी, समान होंगी। किसके? माता पिता, अपने माता पिता के समान होंगी। यानी हम लोग बात जो कर रहे हैं इन ब्रीडिंग की, जिसे हम अंतः प्रजनन कहते हैं, उसको हम लोग बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जब दो समान नस्ल के जानवरों के मध्य हम क्रॉस प्रदर्शित करते हैं जिनके पूर्वज 4 से 6 पीढ़ी तक एक समान हो, तो वैसे ब्रीडिंग की व्यवस्था को हम इन ब्रीडिंग कहते हैं। और इन ब्रीडिंग करने से समयुग्मता प्रदर्शित होती है, होमोजाइगोसिटी को ये प्रमोट करता है। ये क्वेश्चंस कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जा चुके हैं, तो आप यहाँ पे जरूर ध्यान रखेंगे। दो समान नस्ल के जानवर हैं जिनके पूर्वज 4 से 6 पीढ़ी तक एक समान हैं, इनके बीच में आप क्रॉस करा रहे हैं, इसी को आप इन ब्रीडिंग कहेंगे। और ऐसा जब भी आप करेंगे तो ये होमोजाइगोसिटी को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, और वो ये बनता है कि जब ये दो समान नस्ल के जानवरों के मध्य हम क्रॉस प्रदर्शित करते हैं तो क्या ये हमेशा करना अच्छा है या इसके कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक और टॉपिक पढ़ना है इसी से संबंधित, और वो है अंतः प्रजनन अवसादन। अंतः प्रजनन अवसादन ये टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब देखिए भैया, डिप्रेशन शब्द जो है यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लगभग उसका भी वही मतलब है। अंतः प्रजनन अवसादन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? अभी आपने समझा इनब्रीडिंग, जहाँ पे दो समान नस्ल के जानवरों के बीच आप क्रॉस प्रदर्शित करा रहे थे जिनके पूर्वज 4 से 6 पीढ़ी तक एक समान थे, और ऐसा करके आपको होमोजाइगोसिटी मिल रही थी। लेकिन एक यहाँ पे समस्या क्या हो रही है कि जब दो समान नस्ल के जानवरों के मध्य लगातार कई पीढ़ियों तक निरंतर आप क्रॉस प्रदर्शित करेंगे तो उनकी जो आने वाली पीढ़ियां है ना वो धीरे धीरे क्या होंगी, कमजोर होने लगेंगी। समान नस्ल के जानवरों के बीच अगर हम लगातार निरंतर क्रॉस पे क्रॉस प्रदर्शित करते जाएं तो उनकी जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो कमजोर हो जाएंगी, दुर्बल हो जाएंगी। उनकी जो पहले वाली जो क्षमता थी वो घटने लगेगी। इस समस्या को हम लोग बोलते हैं अंतः प्रजनन अवसादन। तो अंतः प्रजनन अवसादन जो है एक तरीके का दोष है, और ये दोष कब विकसित होगी? जब समान नस्ल के जानवरों के मध्य हम निरंतर क्रॉस प्रदर्शित करते चले तो ये है हम लोगों का पहला टॉपिक जिसको हम लोग कह रहे थे पशु प्रजनन का
अंतः प्रजनन यानी इन ब्रीडिंग। तो आइए एक बार फिर से इसको समझ लें और तब हम लोग आगे बढ़े। हम लोग यही पढ़ रहे थे बाबू कि ये जो पशु प्रजनन है, इस प्रजनन की व्यवस्था में दो मुख्य टाइप का प्रजनन हम लोग पढ़ रहे हैं। एक को बोल रहे हैं अंतः प्रजनन, दूसरे को बोल रहे हैं बहिः प्रजनन। तो अंतः प्रजनन क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया, समान नस्ल के जानवरों के बीच में क्रॉस प्रदर्शित कर रहे हैं, जिनकी पीढ़ियां 4 से 6 साल तक, 6 पीढ़ी तक, माफ कीजिएगा, 4 से 6 पीढ़ियां एक समान हो, उसी को हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग यानी अंतः प्रजनन। और मैंने साथ साथ ये भी कहा कि इसके फायदे क्या है भाई। तो ऐसे हमको प्योर लाइन मिलता है, ये समयुग्मता को प्रदर्शित करता है, होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है। ये लाइन बिल्कुल क्लियर रखिएगा दिमाग में, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बन के आपके एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ पे एक चीज और है, खतरा क्या है भाई? तो लगातार अगर आप अंतः प्रजनन करा रहे हैं तो इससे जो है जीवों की जो प्रजनन क्षमता या उनकी जो उत्पादन करने की क्षमता होती है वो घट जाएगी। तो इस समस्या को हमने कहा था इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, जो एक बेहद इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट हो सकता है। तो आपको इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जब भी एग्जाम में आए, आपको सिर्फ दो बातें करनी है कि जब हम समान नस्ल के जानवरों के मध्य क्रॉस प्रदर्शित करते हैं तो ये जो निरंतर और लगातार क्रॉस प्रदर्शित करने से इनकी उत्पादकता में और इनकी क्षमता में कमी आने लगती है। इस विकार को, इस एबनॉर्मेलिटीज को एक तरीके से हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। और ये है हमारा पहला मेथड ब्रीडिंग का, एनिमल ब्रीडिंग का, जिसको हम कर रहे थे अंतः प्रजनन। यानी अंतः प्रजनन में 3 पॉइंट जो एकदम से स्टूडेंट्स को कभी नहीं बोलना चाहिए, वो एक ये होगा। पॉइंट नंबर 1 कि दो समान नस्ल के जानवरों के मध्य आप क्रॉस प्रदर्शित कर रहे हैं, जिनके पूर्वज जो हैं 4 से 6 पीढ़ियों तक एक हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा बात जो आप जरूर जानेंगे वो है कि ऐसा करने से हमें प्योर लाइन मिलता है, समयुग्मता को ये प्रदर्शित करता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट लाइन होगा। और तीसरा, ऐसा हम अगर निरंतर करते हैं तो फिर हमारी जो पशुओं की जो आने वाली पीढ़ी है वो धीरे धीरे दुर्बल, कमजोर हो जाएगी। इसको हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। यानी अंतः प्रजनन में ये 3 बात याद रखेंगे। आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये अगर पीढ़ी है तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं तो इनमें जो हमारी उत्पादकता है वो क्या हो रही है? घटते जा रही है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन यही है, समान नस्ल के पशुओं के मध्य निरंतर लगातार आगे जब हम ब्रीडिंग कराएंगे तो धीरे धीरे इनकी क्षमता क्या होगी? घटने लगेगी। तो ये पहला मेथड हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं इन ब्रीडिंग। अब हम लोग आते हैं दूसरा मेथड पढ़ने, जिसको हम लोग बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। तो आइए देखें, समझे कि ये जो आउट ब्रीडिंग है ये क्या होता है। तो पहला मेथड तो बच्चे समझ गए भाई, इन ब्रीडिंग, और दूसरा हो गया आउट ब्रीडिंग। अब जैसे वहां इन लगा था तो समान हो जा रहा था, यहाँ आउट है तो अलग अलग कर देना है। मतलब जब हम अलग अलग नस्ल के जानवरों के मध्य क्रॉस प्रदर्शित करें तो ये आउट ब्रीडिंग का प्रकार होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या हमारा नस्ल अलग होगा, या जो हमारी प्रजाति अलग हो जाएगी, या हम सुपीरियर नस्ल का इस्तेमाल करने लगेंगे। तो इस आधार पे हम आउट ब्रीडिंग को, ये तो नाम से ही लग रहा है, असमान नस्लों के मध्यों के, असमान नस्ल के पशुओं के मध्य क्रॉस, ये तो आउट ब्रीडिंग नाम से ही लग रहा है ना भाई कि ये असमान है, ठीक है, ये समान नहीं है। ऐसे पशुओं के मध्य क्रॉस कराएंगे, ऐसे पशुओं के नस्लों के बीच हम क्रॉस कराएंगे तो ये कहलाएगा आउटब्रीडिंग। नाम से ही लग रहा है नस्ल समान नहीं है। लेकिन इसके जो मेथड्स हैं वो एक ही टाइप के नहीं हैं, इसके मेथड बहुत तरीके के हो सकते हैं। और वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे आउटब्रीडिंग को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं 3 अलग अलग ग्रुप में। पहला ग्रुप को हम लोग बोलते हैं आउट क्रॉस, दूसरे को बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, और तीसरे को बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जितने भी तरह के असमान नस्ल के पशुओं के मध्य जो क्रॉस प्रदर्शित हम कर रहे हैं, अर्थात जो आउट ब्रीडिंग कर रहे हैं, वो मुख्यतः 3 कैटेगरी में जा सकता है। पहला आउट क्रॉस करा दें, दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग करा दें, और तीसरा को हमने नाम दिया है वो है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। यानी 3 महत्वपूर्ण विधियां आउट ब्रीडिंग की होती है और यही हम लोग देखने जा रहे हैं।
कि क्या इनमें अंतर है, आउट क्रॉस, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए समझें एक एक करके कि ये तीनों में क्या क्या बेसिक अंतर है। अभी आपने देखा बही प्रजनन को, यहाँ पे आपने कहा कि असंबंधित पशुओं के बीच आप प्रजनन करा रहे हैं। ये तो पहला वाले से इनब्रीडिंग से बिल्कुल हटके है, जहाँ पे समान नस्ल था, यहाँ पे आपका असंबंधित पशु है। समाधान क्या है भाई, अंतः प्रजनन अवसादन एक शब्द आया था ना, कि लगातार समान नस्ल के पशुओं के मध्य आप क्रॉस कराएंगे तो पीढ़ियां क्या होंगी, दुर्बल कमजोर होंगी। इसको हमको दूर करना है, इसीलिए हमने ये आउट ब्रीडिंग का सहारा लिया है। तो आउट ब्रीडिंग के जब मैंने सहारा लिया तो मैंने बताया कि 3 अलग अलग तरीके हैं जिसके माध्यम से हम आउट ब्रीडिंग को प्रदर्शित करते हैं। उसमें जो सबसे पहला है जिसको हम बोलते हैं बाबू आउट क्रॉसिंग या आउट क्रॉस, हिंदी में आप बोलेंगे बाह्य संकरण। बाह्य संकरण में क्या करते हैं, एक ही नस्ल के पशुओं का मिलन कराते हैं। नस्ल सेम है, कोई एक अगर गाय का या भैंस का कोई एगो नस्ल आपको याद हो, जैसे जर्सी गाय सबने सुना होगा, तो हमने क्या किया है, नस्ल गाय का जर्सी ही रखा है, लेकिन 4 से 6 पीढ़ियों तक इनका पूर्वज समान नहीं है, बस ये अंतर है। इन ब्रीडिंग में आप देख रहे थे कि पूर्वज जो है 4 से 6 पीढ़ी तक एक समान रह रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 4 से 6 पीढ़ियों तक पूर्वज इनके अनकॉमन है, समान नहीं है, लेकिन नस्ल क्या है, एक समान है। ऐसे पशुओं के मध्य जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस की इस विधि को हम लोग बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है आउट क्रॉसिंग क्या है, तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट लिखना है, सिर्फ 2 पॉइंट दिमाग में भी लिखना है और आंसर में भी लिखना है। क्या लिखना है भाई, तो पहला कि जो आउट क्रॉसिंग है ये आउट ब्रीडिंग का एक प्रमुख विधि है, इन ब्रीडिंग नहीं है ना, अलग अलग नस्ल के बीच क्रॉस करा रहे हैं, तो इसको हम लोग आउट ब्रीडिंग का एक विधि मानेंगे। और क्या कहेंगे इसमें, इस विधि में एक ही नस्ल के पशुओं का क्रॉस या संगम कराया जाता है जिनके पूर्वज 4 से 6 पीढ़ियों तक एक समान नहीं हो, इसी को हम लोग बोलेंगे आउट क्रॉस या बाह्य संकरण। उपयोग क्या है भाई, ऐसा करने से क्या होगा, तो आप देखेंगे कि औसत से कम दूध देने वाले पशुओं की क्षमता बढ़ाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। वैसे नस्ल के पशु जो दुधारू हैं, दूध देते हैं, और उनके उत्पादन में अगर कमी आ रही है तो ये विधि एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है कि हम आने वाले समय में इस नस्ल के माध्यम से ज़्यादा उत्पादन कर सके। तो आउट क्रॉस या बाह्य संकरण क्या है, आउट ब्रीडिंग का ही एक माध्यम है। अब आते हैं आउट ब्रीडिंग का, मैंने 3 माध्यम बताया था। पहला को बताया था आउट क्रॉस, जो आप समझ गए। दूसरा हम लोग देखने जाते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, जिसको हम लोग कहते हैं संकरण। ये तो बाबू इतना इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में यहाँ से आना लगभग तय है, इसलिए इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग, तो सिंपली पहला आंसर आपका वही होगा कि एक प्रकार का आउट ब्रीडिंग तकनीक है। आउट ब्रीडिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो असमान नस्ल के या दो असमान पशुओं के मध्य हम लोग क्रॉस प्रदर्शित कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमारा वही रहेगा कि ये किस तरीके की विधि है भाई, आउट ब्रीडिंग है, यानी बही प्रजनन है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या करते हैं, एक नस्ल के श्रेष्ठ नर का चुनाव करते हैं। अब जब भी जानवरों का हम क्रॉस करेंगे तो क्रॉस नर और मादा के बीच ही कराएंगे, तो जो सबसे सुपीरियर क्वालिटी का जो मेल होगा ना, उसका चयन किया जाएगा, और जो सबसे सुपीरियर क्वालिटी की फीमेल होगी पशुओं की, उसका चयन किया जाएगा। यानी ये जो विधि है, इसमें एक नस्ल के श्रेष्ठ नर का चुनाव करेंगे और दूसरे नस्ल की श्रेष्ठ मादा से हम क्रॉस या मिलन संगम प्रदर्शित कर देंगे। ब्रीडिंग में आप क्या करते हैं, क्रॉस कराएंगे ना, नया पीढ़ी प्राप्त करना है, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है क्रॉस ब्रीडिंग में, ध्यान कि एक नस्ल के श्रेष्ठ नर और दूसरे नस्ल की श्रेष्ठ मादा, अगर इनके बीच में हम क्रॉस करा के जो हम ब्रीड या नस्ल प्राप्त करते हैं वो कहलाएंगे बाबू क्रॉस ब्रीडिंग। और ये लाइन तो आपको कभी नहीं भूलना है, जहां लिखा हुआ है हिसार डेल। हिसार डेल क्या है, कई बार एग्जाम में हिसार डेल क्या है, तो हिसार डेल, डेल का कोई कंप्यूटर का पार्ट नहीं है बेटा, ये एक भेड़ की प्रजाति है हिसार डेल।
हिसार डील जो भेड़ है ये पंजाब में विकसित किया गया, जहां पे क्या किया गया, बीकानेरी ईव्स और मैरिनो रैम, ये दो नस्ल है भेड़ का, जहां पे क्रॉस करा दिया गया है नर और मादा के बीच में। श्रेष्ठ नर का चयन किया गया भेड़ का और श्रेष्ठ मादा का चयन किया गया भेड़ का। भेड़ बहुत हमारे जीवन में मायने रखता है, सिर्फ ऊन देने के लिए नहीं, मांस देने के लिए नहीं। पहला हमने जो क्लोन भी बनाया था ना, वो भेड़ ही बनाया था। नाम पड़ा था डॉली। अब एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन डॉली क्या है, तो डॉली किसी का नाम नहीं है, ये भेड़ की एक क्लोन प्रजाति है, डॉली सीप, डॉली भेड़। तो यहाँ पे डॉली को नहीं याद करना है, यहाँ पे याद रखना है हिसार डेल के बारे में। क्रॉस ब्रीडिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी का लाइन होगा, हिसार डेल भेड़ होगा। हिसार डेल भेड़ क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया है। इस भेड़ को क्या बनाया गया, तो सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का मेल लिया गया और सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का फीमेल लिया गया, भेड़ क्या ही, और उसके बीच में क्रॉस करा के हमने बनाया हिसार डेल। पूछता है कि कौन कौन किसका किसका क्रॉस था। हिसार डेल जो बना है क्रॉस ब्रीडिंग से, उसमें किसका किसका क्रॉस है, तो याद रखिएगा बीकानेरी एविस, बीकानेरी यूज भी कहते हैं, और मैरिनो रैम। तो ये हिंदी में दिया मैरिनो मेढ़े। तो मैरिनो रैम और बीकानेरी यूज के बीच में क्रॉस करा के पंजाब में हिसार डेल बनाया गया, और ये क्रॉस ब्रीडिंग का एक बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मुझे लगता है जितने भी आउट ब्रीडिंग की तकनीक है उसमें ये वाला लाइन तो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव हिसार डेल तो बन ही रहा है, साथ ही साथ एक शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। तो आप पढ़ रहे हैं आउट ब्रीडिंग के 3 मुख्य प्रकार के बारे में। पहला प्रकार आपने पढ़ा जहाँ पे आपने आउट क्रॉस किया, नस्ल समान था, पूर्वज समान नहीं थे, 4 से 6 पीढ़ी तक क्रॉस करा दिया। उद्देश्य क्या था भाई, तो कम जो है वो दूध देने वाली जानवर का उत्पादकता को आप बढ़ाने वाले थे, इसलिए आपने ये किया। दूसरा आपने क्रॉस ब्रीडिंग में क्या किया, नस्ल का श्रेष्ठ नर और नस्ल का श्रेष्ठ मादा का चयन किया। हिसार डेल भेड़ इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जहाँ बीकानेरी यूज और मैरिनो रैम का क्रॉस किया गया है। तीसरा आते हैं हम लोग देखने का, देखिए ये दिया है आपको, ये दिख रहा है ना, एक दिख रहा है आपको जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या है, ऊन वगैरह दिख रहा है, और एक जो है बहुत हट्टा कट्टा है, बहुत अच्छा मांस वाला है। तो अगर इन दोनों का क्रॉस करा दिया जाए तो एक ऐसा भेड़ बन गया जो ऊन भी खूब अच्छा क्वालिटी का देगा और उसका बॉडी भी बड़ी फ्लैशी होगा, बहुत ज्यादा मांस से भरा होगा। तो ये सब इसीलिए किया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा कि पशु प्रजनन का जो उद्देश्य है वो नेकी के पर्पज से तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी को भी देखना है, गुणवत्ता में सुधार को देखना है, और ये जो भूख है और जो कुपोषण की जो समस्या है इसको भी हटाना है। तो आपको कम समय में साइंटिफिक अप्रोच करके नए नए नस्ल के जानवर भी बनाने हैं, नए नए नस्ल के पौधे बनाने हैं, उनके बीज बनाने हैं। देखिएगा गुणवत्ता से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो सके। तीसरा मेथड पे आते हैं, ये भी आउट ब्रीडिंग तकनीक है, नाम पड़ गया अंतर जातीय संकरण। अंतर जातीय संकरण, पहले वाले में क्या था, नस्ल एक था, पीढ़ी अलग थी। दूसरे में थोड़ा और एडवांस हो गए, यहाँ पे था अलग अलग नस्ल ले लिए जानवरों के, ये थोड़ा उससे एडवांस वर्सन आ गया। यहाँ तो हम लोगों ने जबरदस्त वाला खेल किया है भाई, यहाँ पे तो हमने अलग अलग प्रजाति ले लिए, स्पेसीज ही बदल दिया। तीनों के अंतर को समझ रहे हैं आप, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, नस्ल एक है, पीढ़ी के पूर्वज जो थे ना बस उनको हमने कॉमन नहीं रखा है। दूसरे वाले में गए तो नस्ल बदल दिए, तीसरे वाले में गए तो जाति बदल दिए। और ये भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया है कि जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है बाबू, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको म्यूल मिलेगा, खच्चर, नाम सुने होंगे खच्चर। खच्चर, ये जो खच्चर है म्यूल है, ये बना है नर गधा और मादा घोड़ी, मतलब गधा और घोड़ा ये लोग को लेके एक नया दूत जीव बना दिया गया खच्चर। ये गधा से ज्यादा और घोड़े से ज्यादा एनर्जी को देगा, बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका हो, बहुत पत्थर उत्थर हो, पत्थर ढोना हो, पहाड़ पे चढ़ना हो, तो जहाँ सब लोग थक जाते हैं वहां से ये जो है शुरू हो जाता है। नाम तो हालांकि इसका थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है खच्चर, लेकिन बना है ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से। तो ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपके एग्जाम में, जहाँ पे मेल जो है वो डोंकी यूज किया गया है और फीमेल जो है हॉर्स यूज किया गया है। इनके बीच में हम लोगों ने क्रॉस करा के बनाया है म्यूल, जो कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन यानी एक प्रकार का आउट ब्रीडिंग का उदाहरण है। हमने शुरुआत में ही आपको बताया
कि हम लोग पशुपालन से संबंधित विज्ञान को पढ़ रहे हैं। मिलन हुआ है, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी एक साथ कंबाइंड हुए हैं और यहाँ पे उद्देश्य हमने बनाया है सबसे पहले जानवर को, जूलॉजी वाले सेक्शन में जानवरों के नस्ल को आगे बढ़ाएं हम। तो जानवरों के नस्ल को बढ़ाने के लिए दो मेथड का हमने सहारा लिया, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। दोनों को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं विथ एग्जाम्पल कि कब आप इन ब्रीडिंग करा रहे हैं, कब आप आउट ब्रीडिंग करा रहे हैं। आउट ब्रीडिंग के स्टेप्स और इंटरेस्टिंग हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको 3 अलग अलग प्रोसेस आपको मिल रहा है, आउट क्रॉस के रूप में, क्रॉस ब्रीडिंग के रूप में और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के रूप में। ये बात यहाँ तक अगर आप समझ रहे हैं तो हम पशुपालन के विज्ञान की जो एक तरीके से यूनिकनेस है उसको थोड़ा और क्लाइमेक्स पे ले जाते हैं। और ऐसे तो नस्ल बना ही रहे हैं, अब हम जल्दी जल्दी नस्ल बनाएं और ज़्यादा नस्ल बनाएं। इसके लिए एक और हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे MOET। MOET जब हम बोलेंगे तो यहाँ पे मतलब होगा मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। देखिए, जानवरों का नस्ल बनाना प्राकृतिक तरीके से जानवर अपने हिसाब से ब्रीड करके बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें जानवरों में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि हमें भैया इकोनॉमी बढ़ानी है, हमें गुणवत्ता में सुधार करनी है, हमें अपनी क्वालिटी को इन्हेंस करना है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल सपोर्ट को आगे बढ़ाना है, कुपोषण को कम करना है। तो इस तरीके से अगर हम जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, अभी मैंने कहा कि दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है, दुनिया की 16% आबादी जो है वो भारत में रहती है। इतना बड़ा जिस देश के पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो तो वो अपने आबादी को दूध, अंडे, मांस और नॉर्मल आहार देने के लिए भी बड़ा साइंटिफिक अप्रोच चाहिए, वरना ऐसा ना करने से इन सभी प्रोडक्ट्स की जो है वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी और जो 10, 20, 50 रुपए में मिलने वाली चीज़ है वो शायद 1000 रुपये का हो जाए। कल्पना करिए आपको दूध 1000 रुपया लीटर मिले, कितने लोग पीना एफोर्ड करेंगे? अंडे जो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माने जाते हैं 10 रुपये 8 रुपये में मिल जाते हैं, अगर ये अंडे आपको 100 रुपये का मिले तो मुझे लगता है कि प्रोटीन का ये स्रोत जो है बहुत महंगा माना जाएगा। तो इस विज्ञान के माध्यम से, पशुपालन के इस तकनीक के माध्यम से आपको फोकस इस बात पे करना है कि आपके पास कम समय में, क्योंकि आपका जो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन है, जनसंख्या विस्फोट की जो दर है वो फास्ट है, उस हिसाब से दुनिया को आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो आपको रफ्तार के साथ आना होगा। अब वैज्ञानिक ने नस्ल तो बदल दिया, प्रजाति अलग अलग के बीच में क्रॉस करा दिया, इतना से भी ये लोग नहीं रुक रहे हैं, अब इनको बहुत फास्टर, बहुत अपडेटेड वर्जन चाहिए, तो ये वाला तकनीक लगा दिया बाबू, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। मल्टीपल नाम से ही लग रहा है, मल्टीपल ओवुलेशन अंडा के संदर्भ में बात हो रहा है, एम्ब्रियो अब वही अंडा को बाद में निषेचित करके एम्ब्रियो बनेगा, और ट्रांसफर वो जानवर में ट्रांसफर करना होगा। मतलब MOET जो एक तकनीक है, ये पशुपालन विज्ञान की एक बहुत आधुनिक तकनीक है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं बाबू, नाम से बार बार समझिए, मल्टीपल ओवुलेशन करा रहे हैं। आपने क्या किया, एक जानवर लिया और उस जानवर के अंदर हार्मोन इंड्यूस कर दिया, क्योंकि हार्मोन की वजह से ही ना अंडे बनते हैं जानवरों में। मादा जो जानवर हैं उनके बॉडी में ओवम एग का बनना हार्मोन के ऊपर टिका हुआ है। तो हमने क्या किया, हमें जल्दी है, हमें ज़्यादा मात्रा में बनाना है, बहुत जल्द रफ्तार से बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हार्मोन इंड्यूस करा दिए जानवर को, इंजेक्शन दे दिए हार्मोन का। अब जानवर को जब इंजेक्शन लगा तो जानवर का बॉडी तैयार हो गया, किस चीज़ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अंडे बनाने के लिए। तो जानवर ने क्या किया, यहाँ पे हमने उसको क्या किया, इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने से FSH हार्मोन के बारे में आप जानते होंगे, फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हार्मोन जो फॉलिक्यूल को स्टिमुलेट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ओवरी के माध्यम से अंडे को बनवाएगा। तो जब हमने ये काम किया तो क्या होगा भाई, हमने सुपर ओवुलेशन विकसित करवा दिया। नॉर्मली एक मादा बॉडी में जानवर से एक ओवम बनेगा, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सामान्य एक अंडे के बजाय 6 से 8 गो अंडा उत्पन्न कर दिया, सुपर ओवुलेशन करवा दिया। नाम से ही लग रहा है आपको, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसमें आप क्या कर रहे हैं, पशुओं के नए नस्ल की प्राप्ति करनी है, बड़े तेज रफ्तार से करना है, बड़े पैमाने पे करना है। हमने क्या किया है, हार्मोन इंजेक्ट कर दिया पशु को, और उसके बॉडी में जब फॉलिक्यूल मैच्योर हो रहे थे तो एक अंडा बनाने की जगह हमने क्या किया है, हार्मोन के इंड्यूस करा के सुपर ओवुलेशन करा दिया, 6 से 8 गो अंडा बन गया जानवर के बॉडी में।
अब हमको 6 से 8 को अंडा जब जानवर का मिल गया, तब उस अंडे को क्या करना होगा, निषेचित करना होगा। तो निषेचन करने के लिए भी कृत्रिम वीर्य निषेचन आपने पढ़ा होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये भी अपने जमाने का एआई है। एआई ये भी है, देखिए ए से आर्टिफिशियल है और आई से इंसेमिनेशन है। और ये एआई कैसा है भाई, तो ये एआई ऐसा है कि पशु नहीं नर पशु नहीं चाहिए, नर पशु नहीं है, हमने उसके स्पर्म को, उसके सीमेन को इंजेक्ट कर लिया है और स्टोर करके हम रखे हुए हैं। तो ये भी अपने जमाने के हिसाब से एडवांस वर्जन था, तो ये वो छोटा मोटा एआई ही है। तकनीक का नाम है हिंदी में कृत्रिम वीर्य निषेचन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल तरीके से हम इंसेमिनेशन करवाएंगे, सीमन या स्पर्म को रिलीज करवाएंगे। तो हमारे पास क्या है भाई हमारे पास एक जानवर है, जानवर के अंदर हमने सुपर ओवुलेशन करा दिया। सुपर ओवुलेशन कराने से क्या हुआ, जानवर के बॉडी में एक अंडे के वजह 6 से 8 अंडे बन गए। हमने स्पर्म जो है आर्टिफिशियली उस अंडे में ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे कृत्रिम वीर्य निषेचन किया हमने, जो है स्पर्म को एक तरीके से अंडाणु के साथ फ्यूज करा दिया, निषेचन करा दिया। निषेचन कराएंगे तो वो क्या बनेगा, कोई भी निषेचन होने के बाद अगर हम निषेचन कराते हैं तो निषेचन कराने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और यही जाइगोट जो है बाद में आगे जाके क्या करेगा, इम्ब्रियो का निर्माण करेगा, इम्ब्रियो का निर्माण करेगा। तो जो इम्ब्रियो या जो भ्रूण हमने विकसित किया है आर्टिफिशियली एक तरीके से, और इसको अब हमने क्या किया, सैरोगेट मदर ला दिया, भाड़े का मदर खोज के ला दिया। भाड़े का मदर मतलब जानवरों की कोई एक ऐसा बॉडी लाया जो मदर बनने के लिए रेडी है, उसको भी कुछ हार्मोन वगैरह का इंजेक्शन लगा देंगे और उसके अंदर क्या करेंगे भाई, ये जो इम्ब्रियो है ना, इम्ब्रियो डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे, भ्रूण को सैरोगेट माता में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, ये जितना काम होता ना मादा में कि पहले फॉलिकल बनता, अंडाणु बनता, निषेचन करवाते, ये सारा टाइम हमने बचा लिया, क्योंकि हमारे पास अब 6 से 8 गो अंडा है ना, तो उतना जानवर तो हमको 6 से 8 जानवर चाहिए। उस जानवर में हमने क्या किया, निषेचन करा के ये भ्रूण बना लिया है, डायरेक्ट भ्रूण को ट्रांसफर कर दिए हम जानवर के बॉडी में, समय भी बचा और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा संख्या में नस्लों की प्राप्ति भी हो रही है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नस्ल के पशुओं की प्राप्ति हो रही है। अगर आप नाम से जाएं तो नाम में ही सारा आंसर छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, मल्टीपल यानी ढेर सारा, ओवुलेशन ढेर सारा आपने ओवुलेशन यानी ओवम या अंडाणु बनाया। इम्ब्रियो ट्रांसफर, अब उस अंडाणु को इम्ब्रियो बनाने के लिए निषेचन करवाना होगा, तो आपने क्या करवाया, कृत्रिम निषेचन करा दिया। और ऐसा कराने से क्या हुआ, उतना सारा अंडाणु जो आपने बनाया था वो सब फ्यूज हो गया, फर्टिलाइज हो गया। अब फर्टिलाइज होके पहले जाइगोट बनाया, जाइगोट होके वो इम्ब्रियो या भ्रूण का स्वरूप कर लिया। अब हमने क्या किया, अलग अलग जानवर को लिए और सभी जानवरों के बॉडी में ये भ्रूण जो है डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए, समय भी हमारा बच गया, कम समय में ज्यादा से ज्यादा नस्ल के जानवरों की हम प्राप्ति करने में सक्षम हुए हैं। तो ये जो MOET है, ये आपका एक शॉर्ट नोट या लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रक्रिया का वर्णन करें। तो इस प्रक्रिया में क्या क्या आप देख रहे हैं, ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। तो एक बार फिर से इससे हट के एक फ्रेश स्क्रीन के माध्यम से MOET की प्रक्रिया का थोड़ा हम लोग समरी देख लेते हैं, किस तरीके से MOET वर्क करता है। MOET जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ढेर सारा आपको क्या करना है, ओवुलेशन कराना है और उस ओवुलेशन को एक तरीके से निषेचित करना है। निषेचित करेंगे तो वो एम्ब्रियो बनेगा और एक बार जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो फिर हम जानवर के बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने समय बचाया और इस तकनीक के माध्यम से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा नस्लों को दुनिया में ले आए, ताकि हमारा प्रोडक्शन जो है वो इनहेंस होता रहे। तो MOET का यही मेन मतलब है। अगर इसके हम समरी की बात करें तो MOET में क्या हो रहा था, तो स्टेप वाइज स्टेप आप सोच सकते हैं। MOET में हम सबसे पहले क्या किए, फुल फॉर्म के अलावा सबसे पहला चीज क्या करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। MOET में फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने यही करना होगा कि उन्नत नस्ल के पशुओं का चयन करना है।
कोई भी चीज अगर आप बनाएंगे तो गुणवत्ता वाली चीज बनाएंगे ना, घटिया चीज तो नहीं बनाएंगे। तो जिस जानवर के अंदर आप ये कराना चाहते हैं उसके उन्नत नस्ल का आप चयन करेंगे। ये तो सबसे पहला करना होगा, आपको टारगेट बनाना होगा कि भाई कौन से नस्ल के जानवर के साथ हम ये करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। रीजन वैलिड होना चाहिए कि गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, उत्पादकता बढ़ रही है और कोई पर्यावरणीय कोई समस्या भी नहीं उत्पन्न हो रही है। इस तरीके की चीज़ों को लेके चलेंगे। तो उन्नत नस्ल का हमने चयन कर दिया। अब उस चयन में श्रेष्ठ नर भी हो सकता है, यानी सुपीरियर मेल हो सकता है, और अपने केसेस में सुपीरियर फीमेल को भी रखना होगा, ताकि ये दोनों का जो है सुपीरियर क्वालिटी एक एक्सट्रीमली सुपीरियर को जो है वो जन्म दे सके, आगे बढ़ा सके। तो उन्नत नस्ल का आपने चयन किया, श्रेष्ठ नर और मादा का आपने चयन कर लिया। इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप था वो था कि आपको इनके अंदर एफएसएच हार्मोन इंड्यूस करना होगा। अब एफएसएच जिसको आप फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोल रहे हैं, एक बार इस हार्मोन को इंड्यूस करिएगा तो उसके अंदर क्या होगा, एक तरीके से फॉलिकल्स जो होंगे ना वो मैच्योर होंगे, फॉलिकल्स जो होंगे वो मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे। और ऐसा परिपक्वता से नंबर 4 में हम क्या करा लेंगे भाई, सुपर ओवुलेशन करा लेंगे। सुपर ओवुलेशन, एक अंडा बन रहा था, एक अंडाणु बन रहा था, हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अंडाणु बना लेंगे। सुपर ओवुलेशन कराने के बाद नंबर 5 में हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, शॉर्ट में एआई लिख रहे हैं, इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। ये जो इंसेमिनेशन का हम यूज करेंगे एक तरीके से ये कृत्रिम है, और इसमें हमको श्रेष्ठ नर का जो सीमेन है वो मिल जाएगा। तो ये हमने जो है कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से स्पर्म को इंजेक्शन के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इंजेक्ट कर देंगे उस अंडाणु के अंदर। ऐसा करने से निषेचन प्रदर्शित हो जाएगा। तो निषेचन प्रदर्शित करने के बाद, पहले तो निषेचन प्रदर्शित होगा, निषेचन के बाद वो जाइगोट बनता है, वो जाइगोट बनाएगा, और फिर ये बाद में एक इम्ब्रियो या भ्रूण के रूप में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो इम्ब्रियो या भ्रूण हमने विकसित किया है वो हम अलग से क्या करेंगे, एक सैरोगेट मदर का चयन करेंगे। सैरोगेट मदर का मतलब है भाई कि अब जो प्रेगनेंसी जानवर जो कैरी करेगा वो भाड़े पे आप लेके आ रहे हैं। ये ह्यूमन के केस में भी कहीं कहीं देखने को मिला है, सैरोगेसी का कुछ एग्जाम्पल ह्यूमन में भी देखने को मिला है। आप गूगल सर्च करिएगा कौन से केस में आपने ऐसा देखा है। तो सैरोगेट मदर मतलब एक भाड़े की जानवर मिल गई, और उस जानवर में, मतलब भाड़े की जानवर मतलब एक जानवर आप लेके आएंगे, भाड़े का मतलब टेम्पोररी था इसलिए मैंने भाड़ा वर्ड यूज किया। एम्ब्रियो को डायरेक्ट आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया, प्रक्रिया खत्म हो गया, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। आप इस स्टेप को एक एक करके आप नोट भी कर सकते हैं, और एक एक नोट करके एमओएटी की प्रक्रिया का आप डिस्क्रिप्शन अपने कॉपी में लिख सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पशु प्रजनन के बारे में, पशुपालन के बारे में, जानवरों के दो प्रमुख नस्लों की प्राप्ति हो इसके लिए दो मेथड पे हम लोग बात कर रहे थे, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग, जहाँ पे आउटब्रीडिंग के अलग अलग स्टेप्स की भी हमने चर्चा की, और फिर उन्नत और एडवांस नस्ल कम समय में बनाने के लिए हम लोग एमओईटी का भी सहारा ले रहे थे। तो इन सभी तकनीक का इस्तेमाल जो है आगे भी हम इस चैप्टर के कंटेंट में जोड़ते रहेंगे और नए नए टॉपिक के साथ आपको कंसेप्ट प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो पशु प्रजनन की इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग की जो मैकेनिज्म है आपको पसंद आई होगी। आप इसको इस रूप में नोट करेंगे। टेलीग्राम के माध्यम से अगर आप जुड़े हैं और किसी भी तरीके की समस्या आप महसूस करते हैं तो निश्चित तौर पे क्वेरी में आप अपना कंप्लेंट डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।